बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं खावर हुसैन। नाजरीन, इंतखाबात 2024 का मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो चुका है। इन इंतखाबात में कोई भी सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही है और अब मखलूत हुकूमत वजूद में आएगी। क्या ये मखलूत हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर पाएगी और क्या मसाइल दरपेश होंगे? इस हवाले से बात करने के लिए सीनियर सियासतदान और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी हैं हमारे साथ। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस इंतखाबात पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है। आगा साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने टाइम दिया, और इस मौके पर जबकि तमाम सियासी जमातें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं और अक्सर सियासी जमातें सरापा एहतजाज भी हैं, क्या समझते हैं इन इंतखाबात को? आप दुरुस्त समझते हैं? देखिए, पहले तो ये था कि इंतखाबात नहीं होंगे, फिर इंतखाबात होंगे, आखिर हो गए। अब हो गए तो जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के अपने ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं हाई कोर्ट में। अगर आपको कोई ग्रीवियंस है, आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, तो आप जाके पिटिशन डाल दें, सारा पता चल जाएगा कि यू आर राइट और दे आर राइट। बाकी एहतजाज तो हर इंसान का हक है कि वो जाके रोड पे एहतजाज करे, लेकिन वो भी पीसफुल होना चाहिए। अगर आप हार गए, अगर वोटर्स ने आपको वोट नहीं दिया है, तो आप आम आदमी को तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं? आप रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। कहीं इमरजेंसी है, कहीं एम्बुलेंसेस हैं, कहीं लोगों को अस्पताल जाना है, कहीं ओल्डर पीपल हैं, तो उनको तकलीफ़ देने की तो ज़रूरत नहीं है। आपकी नज़र में दुरुस्त है इंतखाबात? आप मुतमईन हैं इससे? हम तो मुतमईन हैं, इसलिए कि होने हैं ना इंतखाबात। अब ये तो नहीं है कि अगर आप जीते हैं तो फिर तो सही है, अगर आप हारे हैं तो वो गलत है। ऐसे तो नहीं होता है कि उसके बाद खामखा एहतजाज करना। आप जाएं, जाके मूव करें, इलेक्शन पिटिशन मूव करें, उसमें आपको पता 2018 के इंतखाबात में और 2024 के इंतखाबात में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क होता है। हर इंतखाबात इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है। 5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है जिसमें आम आदमी जो वोटर होता है उसकी माइंड भी चेंज होती है, क्योंकि 5 साल में अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो वो आपको वोट नहीं करेगा। ये तो एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 40 साल से मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ और 40 साल में मैंने यही देखा है कि इवन मेरा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर सारी वो हैं, फ्यूड्स हैं, लोकल झगड़े हैं, लेकिन वहाँ पे भी लोग ये देखते हैं कि आपकी कारकर्दगी क्या है। ज़रूरी नहीं है एक दफ़ा उन्होंने अगर मुझे वोट दिया है तो हर दफ़ा वोट देंगे क्योंकि मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो देखते हैं कि तो अभी 2022 के जो फ्लड आया वहाँ पे, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हुकूमत से नाराज़ थे, तो वो नाराज़गी हमें इलेक्शन में नज़र नहीं आई। क्या लोग राज़ी कर लिया आपने लोगों को, या कोई वहाँ पे भी? देखिए, वहाँ बहुत काम हुआ है। वहाँ पे जो नेगेटिविटी जो चली है डिफरेंट चैनल्स पे, वो या सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी चली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, वो लोग हैं जो हमारे मुखालिफ हैं। तो वो तो हमेशा प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया। आप सोचें, आपके 100% घर कोलैप्स हो जाएं, आप तो नहीं बना सकते ना, इट टेक्स टाइम। बिल्कुल। और वो पुराने घर थे, कच्चे ब्रिक्स के थे। तो मैं तो वहाँ फील्ड में था, हालांकि मैं जेल में था। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मुझे एक्टिंग गवर्नर बनाया, तो मैं चला गया। फिर वो रिज़ाइन करके चले गए थे पीटीआई के गवर्नर साहब, तो मुझे चार्ज मिला 2-3 महीना। 2-3 महीना मैंने खुद जाके फिज़िकली वहाँ काम किया है। तो ऐसे ही हर मेंबर ने अपने अपने एरिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से खुद काम किया है वहाँ जाके। तो लोग पागल तो नहीं है आपको चौथी दफ़ा भी इलेक्ट करके आपको हाउस में भेजें। नेचुरली उनको कुछ ना कुछ तो फैसिलिटेट हुआ ही होगा। अच्छा आगा साहब, ये जो मखलूत हुकूमत बनी है, सादा अक्सरियत कोई भी हासिल करने में नाकाम रहा है, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी वो चलेगी, उसकी पॉलिसीज़ क्या जॉइंट पॉलिसीज़ आएंगी, तो जो भी उसमें हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी गवर्नमेंट, तो वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी। हो सकता है आगे जाके जो उनकी मुखालफत करें वो भी उनके साथ मिल जाएं, क्योंकि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो होता है हमारा मुल्क पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है। हम अगर आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, तो नुकसान जो है हमारे मुल्क का है। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि सब मिल के आएँ, बैठें, जो भी जिसका जितना हिस्सा है वो पुट इन करें
और मुल्क को इस इश्यूज से, मसलों से बाहर निकालें। दिस इज़ दी ओनली आंसर। इस तरह के जो हालात होते हैं, आगा साहब आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने पाकिस्तान की असम्बलीज़ में पहले काफ़ी अरसा गुजारा है, ये जो हालात अभी देख रहे हैं आप, लगता है कि ये मामला जो जिस मसाइल में इस वक्त मुल्क घिरा हुआ है, इस तरह की मखलूक हुकूमत उन मसाइल से निकाल सकती है? देखिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माना अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान ब्रेक हो गया था, सबने कहा था पाकिस्तान ख़त्म हो गया, पाकिस्तान टूट गया। लेकिन भुट्टो ख़ानदान में एक क्वालिटी है कि वो रीबिल्डिंग करते हैं। वो अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसने रीबिल्ड किया, पाकिस्तान आपको बना के दिया। आपको ये जो स्टील मिल है वो आपको दिया, उसके बाद पोर्ट कासिम आपका बनाया, और इतनी डेवलपमेंट्स करके पाकिस्तान को बाहर निकाला। तो यहाँ पे भी भुट्टो ख़ानदान का हमारा चेयरमैन बैठा हुआ है, तो वो भी ज़रूर अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कराएगा। अगर उस गवर्नमेंट के साथ हम साथ जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट में अगर हिस्सा नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन हमारी एक पॉलिसी तो होगी जो हमने उनको बताई होगी कि जी ये हमारी पॉलिसी है, ये आप इम्प्लीमेंट करें, जिससे बेहतरी। और हर गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हम किसी के साथ कोलेशन करते भी हैं, उनकी पॉलिसीज़ भी चेक करते हैं कि अगर बेहतरी है इसमें, मुल्क की बेहतरी है, तो नेचुरली सब साथ। 16 महीने का जो तजर्बा था वो तो अच्छा नहीं रहा। दैट वाज अ डिफरेंट, वो जो 16 महीने का जो होता है ना स्टिंक्ट, बहुत शॉर्ट होता है। और एक बजट आपकी अगर उसमें पास हो गई तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो उस फेज से निकलना था, जो टर्मोइल आया था। लेकिन महंगाई का जो तूफान आया, वो लोग अब तक उसमें सफ़र कर रहे हैं लोग, वो उसको किस तरह से काउंटर करेंगे? हमारी जंग भी यही है, क्योंकि हमारे जो 10 पॉइंट्स एजेंडा थे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिए, उसमें यही था कि हमारी वॉर जो है महंगाई के ख़िलाफ़ है। हम चाहते हैं कि ग्रास रूट पे जो लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो लेबर है, जो आम काम करता है, जो डेली वेजेस पे हैं, उसको हम बेनिफिट दें। दिस इज़ टॉप प्रायोरिटी पीपल्स पार्टी की हमेशा रही है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में, प्रायोरिटी हमारी यही है कि आम आदमी को हम बेनिफिट दें, उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम उसको प्रोवाइड करें। इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध असम्बली में, तो अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो क्या तैयारियां कर ली हैं सिंध असम्बली में? देखिए, हमने हमेशा कोशिश की है, ये 4th टाइम है जो पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में गवर्नमेंट बनेगी। अब ओथ सेरेमनी होगी। हमेशा पिछली दफ़ा भी हमने MQM को साथ रखा था, बल्कि पिछली दौर में भी हमने ऑफ़र किया था सबको कि आप आएँ, इस सूबे की बेहतरी के लिए हमारा साथ दें। हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग दूसरे एरिया से इलेक्ट होके आए हैं, वो भी उनका भी हिस्सा बने, ताकि उनके एरियाज़ भी डेवलप्ड हो हमारे साथ मिलके। तो अब जो पॉलिसी होगी, मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब यहाँ आएंगे, वो आके डिसाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी उस सेरेमनी के बाद। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी है हमारे साथ। वक्फे के बाद हम दोबारा इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आगा सिराज दुरानी साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्पीकर सिंध असम्बली के हवाले से अब सवालात आपसे करते हैं। कितना मुश्किल था ये 2018 से 2024 के दौरान जो वक्त था, आपको गिरफ़्तार किया गया, जेल में डाला गया, जेल से बख्तरबंद गाड़ियों में लाके आप यहाँ पे असम्बली चलाते रहे, किस तरह ये वक्त गुजारा? न्यू एक्सपीरियंस थी ये कि एक स्पीकर को आपने ट्रम्प्ड अप चार्जेस पे अरेस्ट किया और 5 साल गुजर गए। और डांडी जेल से मैं आता था डेली, और यहाँ के हाउस चलाया मैंने। और यहाँ पे जो ऑपोजिशन पार्टीज़ थीं, 3 थीं बड़ी पार्टीज़, उसमें PTI थी, MQM थी और GDA वगैरह थी, उनको मैंने हमेशा अकोमोडेट किया। लेकिन उनका जो पार्लियामेंटेरियन एटीट्यूड था वो नहीं था। उनको मैंने बहुत समझाया, मैंने उनके साथ मीटिंग्स भी की अलग बैठ के अपने चैम्बर में, कि देखें ये हमारी जो असेंबली है ये चलती है रूल्स एंड प्रोसीजर, और ये रूल्स एंड प्रोसीजर वही हैं जो 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाई है, उसके हिसाब से हम इन्हें रूल्स बनाए हैं। तो आप उनको फॉलो करें। आपका जो भी इशू है
आप उसको रूल्स के हिसाब से लाएं। मैं आई एम रेडी टू अकोमोडेट यू। अब अगर आप डिक्टेशन मुझे देंगे कि नहीं आपने ये चीज़ उठानी है, ऐसे तो नहीं होता है ना, दैट्स अगेंस्ट द रूल्स। एनीवे उसके बावजूद भी मैंने जितना टाइम अपोजिशन को दिया, मैंने अब गवर्नमेंट साइड को कम टाइम आपको दिया। सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त किसने दिया? मुश्किल वक्त नहीं होता है, देखिए आई फॉलो रूल्स। जो मेरे पास रूल्स की किताब होती है वो सामने पड़ी होती है और मैं डेली पढ़ता हूँ। और जो लोग सामने आते हैं हमारे मेंबर साहबान, वो रूल्स नहीं पढ़ते थे, वो आके ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे किसी जलसे में हम खड़े हैं या किसी कोई बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है उसमें खड़े हैं। तो मैं उनको समझाता था, भाई आप रूल्स की फलानी पॉइंट आप खोलें, अगर उसमें ये चीज़ कहता है तो ठीक है, वरना तो स्पीकर के पास तो अल्टीमेट पावर होते हैं। स्पीकर की जो रूलिंग आती है उसको आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते अनलेस इट गोज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैंने जो भी पार्ट प्ले किया, दिस वाज अ डिफ़िकल्ट पार्ट, क्योंकि मुझे जेल से उठ के आना पड़ता था और थ्रेट्स भी थी हमें, तो वो टाइम पास हो गया। घर पे छापे लगे और बड़े बड़े इल्ज़ामात करप्शन के, पैसे बरामद होने के, इसको किस तरह से फेस किया आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, लोगों में भी? देखें, ये एक एक्सपीरियंस थी जो पहले किसी के साथ नहीं हुई थी। अच्छा, अगर साहब घर पे छापे लगे, इल्ज़ामात लगे, पैसे बरामद होने के इल्ज़ामात, मीडिया पे भी खबरें, सारे सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया? कहाँ गए वो पैसे जो बरामद हुए? या इल्ज़ाम ये था कि मेरे पास 400 किलो गोल्ड है जो बिलोंग करता है आसिफ अली जरदारी को, और 15 बोरियां डॉलर्स की हैं जो जरदारी साहब की हैं। लेकिन कहाँ गई वो चीज़ें? अगर आपने बरामद किए हैं तो आप दिखाएं ना, आप कोर्ट में ले आए और बताएं कि ये चीज़ें आपके पास हैं। वो तो कुछ भी नहीं था। पहले उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, फिर घर पे आके उन्होंने छापा मारा, अनलीगल लॉफुल छापा मारा। उसका एक प्रोसीजर होता है कि मजिस्ट्रेट होना चाहिए, आपके साथ लेडी पुलिस होनी चाहिए, आप किसी के घर में जा रहे हो और जो हमारे नेबर्स हैं उनमें से कोई नोटेबल आदमी हो जो आपके साथ जाए, फिर तो ठीक है, तो हम वेलकम करेंगे। लेकिन ये जिस तरह आए और हर चीज़ बंद करके हमारी फैमिली को एक कमरे में लॉक करके तोड़ फोड़ की, फर्श तोड़ा कि बेसमेंट था ही नहीं, कहाँ से हम बेसमेंट लाते? तो ये सारे इल्ज़ामात थे, तो हमने फेस किए हैं। हमारी क़यादत का हमेशा एक डायरेक्शन होती है कि आप फेस करें। हमारी क़यादत ने जब फेस की, उन्होंने अपनी शहादतें दे दी, उससे बड़ी तो कोई और बात नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन मैंने अपनी शहादत को फॉलो किया। जितनी भी हमारी क़यादत थी, उन्होंने जो कहा हमें, वी फॉलोड दैट। और अभी तक वो केस चल रहा है, अभी मैं बेल पे हूँ, लेकिन फेस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उसमें सब पता चल जाएगा ब्लैक एंड वाइट। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस थी कि एक स्पीकर को आप बंद करके और उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं। और आगा साहब, आपके दौर में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम भी हुए असम्बली में। आप 10 साल स्पीकर रहे। MPA हॉस्टल की तामीर हो या नई सिंध असम्बली की बिल्डिंग हो, तो उसमें भी इल्ज़ामात आपके ऊपर लगते रहे कि आपने उसमें बड़े। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उन्होंने मुझे डैमेज करने के लिए हर टैक्टिक की, लेकिन जब तक आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, आप किसी के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं? अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, आप कोर्ट खुली हुई हैं, आप जाएँ कोर्टों में जाके मेरे ख़िलाफ़ एक्शन लें, जो भी होगा कोर्ट एक्शन लेगी। बाकी इल्ज़ाम लगा के मुझे डैमेज करने के लिए, दिस इज़ नॉट राइट। इस तरह होता नहीं है कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं और कहें जी कुछ भी नहीं हुआ है। तो इल्ज़ामात लगाने वालों को माफ़ कर दिया या? हमारी पॉलिसी यही है कि जब शहीद मोहतरमा, तो वो बेचारे खुद, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने वालिद के कत्ल को माफ़ कर सकती है, मैं तो एक वर्कर हूँ, छोटा सा वर्कर हूँ। अभी तो वो खुद भी वही फेस कर रहे हैं जो आप सिचुएशन में से गुजरे थे। देखें, वो तो उनकी हमारी तरफ से एक और चीज़ होती है हमारी फैमिली में कि हम नीयत की मार मारते हैं कि भाई नीयत की मार पड़े इस पर, बस वो होता है, वो प्रूव हुआ है, तो उनकी अपनी वो है जो भी है। अच्छा आगा साहब, जो सिंध असम्बली में अब हुकूमत बनने जा रही है, जिस तरह से
अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इतनी अक्सरियत मेरे ख्याल में तारीख में पहले कभी नहीं रही जितनी अक्सरियत इस दफ़ा। पिछली दफ़ा भी हमारे पास अक्सरियत, लेकिन इस दफ़ा जितनी सीटें हैं मेजॉरिटी में मेरे ख्याल 110 के करीब मेंबर्स होंगे सिंध असम्बली में, तो अब तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। नहीं, मुश्किल नहीं होती, लेकिन आप देखें ना, आपने गवर्नमेंट चलानी है ना, जब आपने गवर्नमेंट चलानी है तो आपने जो अपोजिशन है उसको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। और मेरी सजेशन यही होती है अपोजिशन को कि आप वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उनके इलाके के भी इश्यूज होते हैं जो उनको रिजॉल्व करने होते हैं। तो वो रिजॉल्व तब होंगे जब आप गवर्नमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे और आप बताएंगे कि जी ये हमारे इश्यूज हैं, इनको भी हल करें, तो फिर तो गवर्नमेंट को इशू होगा नहीं। नई जो हुकूमत अब वजूद में आएगी उसमें स्पीकर सिंध असम्बली कौन होगा? वो पार्टी डिसाइड करेगी। हर ओहदा जो है वो पार्टी डिसाइड करती है, वो किसी इंसान के बस में नहीं होता है। आपको अगर मैं तो हमेशा जो पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया है, जिस ओहदे पे भी किया है, मैंने डिलीवर करके दिया है। ख्वाहिश क्या है आपकी? ख्वाहिश यही है कि हम यहाँ पे खिदमत करें, आवाम की खिदमत करें। जो भी ओहदा मिलेगा उसी के ऊपर बैठ के, पहली तो टॉप प्रायोरिटी मेरा एरिया है, फिर मेरा सूबा है, फिर पाकिस्तान है, ये सारी टॉप प्रायोरिटीज़ हैं, ताकि जाके जब आप खिदमत करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी है हमारे साथ। यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे मज़ीद सवालात करेंगे। खुशामदीद नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आगा सिराज दुरानी है हमारे साथ। आगा साहब, अब सवाल थोड़ा सा आपसे ये भी है कि जहाँ पर आप पे इतने इल्ज़ामात लगे, वहाँ सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम पिछली गवर्नमेंट में जो 2018 से 24 के दौरान थी कि आपने वफ़ादारियाँ तब्दील कर ली थी शायद, और दबाव में आके आप कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे थे जिसकी वजह से पार्टी क़यादत आपसे नाराज़ थी। क्या हकीकत है इसकी? सब ये एक साजिश थी मेरे ख़िलाफ़, क्योंकि मैं तो जेल में था। जेल में बैठ के मैं जाके फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बनाऊंगा और क्यों बनाऊंगा? जो मेरी एफिलिएशन है 50 साल की एक पार्टी के साथ, जहाँ मैंने पूरी लाइफ टाइम दी हुई है, उनके ख़िलाफ़ मैं क्यों जाऊंगा? मुझे क्या मिलना था कि मैं वहाँ जाऊँ? ये सब मेरे जो मुखालिफ जेल में दबाव में आ गए ये? नहीं, देखें, जेल में दबाव में आता तो मैं पहले दिन ही बाहर आ जाता नेगोशिएट करके। वो तो नेगोशिएट तो हम आज तक कभी नहीं किए किसी पीपल्स पार्टी के बंदे। पहले भी जेलें आपने देखी हैं? मैं तो 90 से जेलों में जा रहा हूँ, 90 से। आप सोचें कि 30 साल हो गए, तो हर बार आप पे ये इल्ज़ाम लगता है? 2 साल थे। हाँ, ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि ये करप्शन है, तो ये वफादारियाँ चेंज हो रही हैं। ये हमारे मुखालिफ करते हैं, ये हमारे अपने भी कुछ हैं जो चाहते हैं कि मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं आउट हो जाऊँ। तो लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, एज लॉन्ग एज मेरी लीडरशिप को पता है। लीडरशिप को कैसे यकीन दिलाया आपने कि ये, क्योंकि उस वक्त वो भी लीडरशिप, हालात से गुजर रही थी। लीडरशिप जो मुझे जानती है, 50 साल से मैंने उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखा है, तो मुझे जानते हैं ना कि मैं क्या हूँ। मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ना मुझे किसी ने पूछा, ना कोई ऐसी बात हुई। ये एक स्पेकुलेशन थी, सोशल मीडिया पे लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, तो वो हम फेस करते हैं हमेशा। अच्छा आगा साहब, अब जबकि सिंध असम्बली जो है वो सबसे ज़्यादा कानून बनाने वाली असम्बली भी डिक्लेयर हुई, पिछले जो 5 साल थे उनमें सबसे ज़्यादा कानून साजी सिंध असम्बली ने की, लेकिन सिंध में सबसे ज़्यादा लाकानूनियत ही नज़र आती है। कानून पर अमल दरामद देखें, 2 चीज़ें होती हैं कानून में। एक होता है कि जो कानून बनता है वो थ्रू फेडरल गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, और आपकी रेजोल्यूशंस भी, कि हम लिखते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट को हम हाउस कहता है कि आप ये चीज़ करें। तो जब फेडरल गवर्नमेंट आपके मुखालिफ हो तो वो कोशिश करते हैं, उसको डिलेइंग टैक्टिक करते हैं कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो क्योंकि बेनिफिट हमें जाएगा। तो हमारी जो कॉन्शियंस है वो क्लियर है कि हमने सूबे के लिए काम किया और हमें खुद रेटिंग मिली है, टॉप ऑफ द लाइन ये असेंबली रही है। और इंशाल्लाह आइंदा भी जो भी स्पीकर आएगा वो भी कोशिश करेगा कि टॉप ऑफ द लाइन ये रहे, क्योंकि इसमें पुराने कानून भी हैं, नए कानून भी हैं, उनमें अमेंडमेंट लाते हैं, उनमें हम और नए कानून लाते हैं बेहतरी के लिए।
हम सोचते हैं कि सूबे में किस तरह बेहतरी हो। सिर्फ मुसलमान यहाँ नहीं रहते, यहाँ और भी डिफरेंट माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। हम सब के लिए सोचते हैं। कंटिन्यूसली पीपल्स पार्टी ने काम किया है। ठीक है सर, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही पिछले 5 साल में। ख़ासतौर पे जो आपका इलाका है, कच्चे के डाकू वहाँ पे अभी तक लोगों को अगवा कर रहे हैं और अमन व अमान कायम करने में पुलिस नाकाम रही है। ये इल्ज़ाम भी आता है कि इनको वहाँ के मकामी वडेरों की यानी पीपल्स पार्टी के लोगों की जो है वो सपोर्ट हासिल रहती है, जिसकी वजह से ये कच्चे में ऑपरेशन नाकाम रहते हैं। क्या वजह है? अगर पीपल्स पार्टी के लोग इस टाइप की हरकत करेंगे तो वो तो साफ ज़ाहिर हो जाएगा ना कि ये पीपल्स पार्टी के साथ फलाना डिकॉइड जो है उसकी रिलेशनशिप है। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी थी 88-89 में, तो उस वक्त हालात ये थे कि जब हम घर से निकलते थे तो हम इंटोराज में निकलते थे। एक SHO आता था एरिया का, एक SHO के एरिया से लेके दूसरे SHO के एरिया तक वो इंटोराज में ले जाता था। इतनी हालात ख़राब थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने हालात को देख के और एक एक एरिया को कंसिडर करके उसको डील किया। वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब फिर वो बाहर सरफेस हुई है। तो इंशाल्लाह जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो इंशाल्लाह उसको हम सेटल करेंगे। अच्छा, काफ़ी नए चेहरे भी इस बार सिंध असम्बली में आ रहे हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो पिछला एक्सपीरियंस है? मेरी जो सबसे ज़्यादा उनको गुजारिश होगी कि वो रूल्स एंड प्रोसीजर का जो किताब है उसको ज़रूर पढ़ें और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से ये रूल्स बने। तो जब वो पढ़ के आएंगे असेंबली में तो उनको पता चलेगा कि एक इशू वो ले आए, अब उसको डिस्कस करना है इमरजेंसी में, तो उसका रूल्स एंड प्रोसीजर में जिक्र है कि आप ये तरीका यूज़ करें, वो हाउस में आ जाएगा। तो रूल्स एंड प्रोसीजर पे कंसंट्रेशन करें। बाकी तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और फिर आप रिलेशनशिप बनाएंगे, वर्किंग रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स विद स्पीकर ऑल्सो। स्पीकर को कॉन्फिडेंस में लेंगे तो नेचुरली मसले हल होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने टाइम दिया। आगा सिराज दुरानी थे हमारे साथ, उनसे हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। सबसे ज़्यादा उन्होंने जो बेहतरीन बात की, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने मुखालफिन को माफ़ कर दिया है क्योंकि उन्होंने ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सीखा है कि इंतकाम नहीं लेना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नए असम्बली में अरकान आ रहे हैं वो तैयारी करें, आइन को और कानून को पढ़ के आएँ ताकि एक अच्छी कानून साजी कर सकें, सिंध असम्बली में आकर अपना किरदार अपने हल्के के लिए और अपने सूबे के लिए अदा कर सकें। अपने मेज़बान ख़ावर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।